स्टडी सीड। इस वीडियो में हम क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 3 का टॉपिक 15 पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे द ग्रेट डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन, अभी तक हमने देखा कि रिसेशन हो रहा था इकोनॉमी का, यानी इकोनॉमी राइज कर रही थी। आर फॉर रिसेशन और आर फॉर राइज। इकोनॉमी राइज कर रही थी, वो टाइम रिसेशन था। लेकिन अब इकोनॉमी का डाउनफॉल होगा और इकोनॉमी एकदम से ड्रॉप करेगी पूरे वर्ल्ड लेवल पे। ऐसा नहीं है कि 2-4 कंट्री की इकोनॉमी डाउन में जा रही है, नहीं, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी डाउनफॉल में जा रही थी और वही टाइम डिप्रेशन कहलाया। लेकिन इसमें द ग्रेट डिप्रेशन, ये जो ग्रेट वर्ड है वो क्यों ऐड किया गया है, उसके बारे में हम जानेंगे। इंट्रोडक्शन, पहले हम देखते हैं ग्रेट डिप्रेशन है क्या, मेन इसके पॉइंट्स देखते हैं, इसे समझते हैं पहले इस कंसेप्ट को। पीरियड ऑफ वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक क्राइसिस इन 1929 to 1939। अब ये जो ग्रेट डिप्रेशन है, इस टाइम को एक तरह से वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक क्राइसिस के तौर पे देखा जाता है। इस टाइम पे इकोनॉमी खतरे में थी, इकोनॉमी एकदम डाउन होती जा रही थी पूरे वर्ल्ड की। किस टाइम पे? 1929 से 1939। Began with the Wall Street New York Stock Exchange crash in October 1929। अक्टूबर 1929 में वॉल स्ट्रीट क्रैश देखने को मिला। वॉल स्ट्रीट एक डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन या कह लो एक बॉडी लोकेटेड है। कौन सी? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे क्या हुआ, स्टॉक मार्केट थी एक तरह से, लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया करते थे, शेयर्स खरीदा करते थे। तो अब जब लोग शेयर्स खरीदने लगे, स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करने लगे, तो एकदम से क्या हुआ, 1929 में वॉल स्ट्रीट क्रैश हुआ, यानी इकोनॉमिकल क्रैश हमें देखने को मिला वॉल स्ट्रीट डिस्ट्रिक्ट में। वो कैसे? यहाँ पे क्या हुआ, स्टॉक मार्केट में जितने लोगों ने शेयर्स खरीद रखे थे, उन शेयर्स के प्राइस गिरने लगे और लोगों को इकोनॉमिकल लॉस हुआ, उनकी सेविंग्स खत्म हो गई, जितना पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया था वो सब बर्बाद हो गया। इसी वजह से इसे द ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है, क्योंकि इतने मास लेवल पे इकोनॉमी जो है वो डाउन चली गई, यानी जो लोग हैं सभी लोगों की, यानी पूरे वर्ल्ड लेवल की बात कर रहे हैं हम, तो पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो इकोनॉमी है उसका डाउनफॉल हुआ, इकोनॉमी डिक्लाइन होती चली गई। पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, 2-4 कंट्रीज की नहीं, इसीलिए इसे द ग्रेट डिप्रेशन कहा गया। कंसीडर्ड द लॉन्गेस्ट एंड डीपेस्ट इकोनॉमिक डिप्रेशन इन मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में अभी तक का सबसे बड़ा, यानी सबसे लंबे टाइम तक जो डिप्रेशन, जिस टाइम पे ज्यादातर इकोनॉमी डाउनफॉल में ही रही, 10 साल कम नहीं होते हैं, 10 साल तक इकोनॉमी डाउन ही जाती रही। तो ये जो डिप्रेशन था, इसके बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हमें देखने को मिले, डीपली इम्पैक्ट्स देखने को मिले सोसाइटी पे। काफी लोगों को इकोनॉमिक लॉस हुआ, लोग पुअर होते चले गए, उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स जो हैं, वे ऑफ लिविंग है, वो खराब होती चली गई और लोगों को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा इकोनॉमिकली। तो इसके जो इम्पैक्ट्स थे वो बहुत डीप थे हमारी सोसाइटी पे, और साथ ही साथ ये सबसे बड़ा ऐसा टाइम था जब इकोनॉमी डिप्रेस्ड ही रही, यानी इकोनॉमी डाउन में ही रही। तो ये अभी तक मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट डिप्रेशन था, इसलिए इसे ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है। कॉजेस, अब इसके कॉजेस क्या थे, किस वजह से द ग्रेट डिप्रेशन, ये सिचुएशन हमें फेस करनी पड़ी, ग्रेट डिप्रेशन क्यों हुआ, क्यों हमें इकोनॉमी में डिक्लाइन देखने को मिला, कि क्यों हमारी इकोनॉमी का डाउनफॉल होता चला गया, उसके पीछे के कारण क्या थे। ओवर प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर, अभी तक हमने देखा था कि वर्ल्ड वॉर 1 में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया था, लोग कम थे और खाना ज्यादा था हमारे पास, एग्रीकल्चरल गुड्स ज्यादा थे, तो प्राइसेस कम हो गए। उसकी वजह से फार्मर्स और पीजेंट्स को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा इकोनॉमिकली, उन्हें इकोनॉमिकल लॉस हुए, उन्हें एक तरह से पॉवर्टी फेस करनी पड़ी, गरीबी जैसी सिचुएशंस आगे खड़ी हो गई, फेमाइन्स आई। ओवर प्रोडक्शन इन इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में भी ओवर प्रोडक्शन हुआ। अभी हमने देखा था कि इंडस्ट्रीज में जैसे जब असेंबली लाइन लाई गई, यानी कन्वेयर बेल्ट की वजह से वहां पे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होने लगा इंडस्ट्रीज में, कम टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे जैसे एग्रीकल्चरल गुड्स बहुत ज्यादा इकट्ठे हो गए थे, वैसे यहाँ पे क्या हुआ है, ओवर प्रोडक्शन हो गया है इंडस्ट्रीज में, ज्यादा से ज्यादा हमारे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बनके तैयार हो गए हैं और लोग कम हैं, कंज्यूमर्स कम हैं, डिमांड्स कम हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। अनसोल्ड गुड्स पाइल्ड अप, तो इसकी वजह से क्या हुआ,
जितने लोगों की डिमांड थी उतने लोगों ने तो खरीद लिए सारे प्रोडक्ट्स, लेकिन जो बचे हुए हैं वो अभी तक एक तरह से उनका ढेर बन चुका है। काफी सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास रखे हुए हैं जो अभी तक बिके ही नहीं है, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। अब जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो ऐसा तो नहीं करेंगे कि पहले से ही इतना ढेर पड़ा हुआ है प्रोडक्ट्स का और तो प्रोड्यूस नहीं करवाएंगे, तो उन्होंने प्रोडक्शन रोक दिया। अब उन्होंने प्रोडक्शन रोक दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वर्कर्स को खाली बैठने के पैसे देंगे इंडस्ट्रियलिस्ट, तो इसीलिए उन्होंने वर्कर्स को काम से निकाल दिया और इससे क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी सिचुएशंस अराइज हुई, बेरोजगारी बढ़ गई। फाइनेंशियल स्पेकुलेशंस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्या थी, फाइनेंशियल स्पेकुलेशंस यानी इन्वेस्ट किया था किसी चीज में। US banks and investors speculated heavily in stock markets. यूएसए के जो बैंक्स थे, जो इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था स्टॉक मार्केट्स में। उन्होंने स्टॉक मार्केट्स में शेयर्स खरीदने स्टार्ट कर दिए थे इस माइंडसेट के साथ कि जब प्राइसेस बढ़ेंगे तो इन्हें पैसा मिलेगा, इनकी इकोनॉमी बढ़ती चली जाएगी, इनकी इनकम जनरेट होगी यहाँ से। इसलिए इन्वेस्टर्स और यूएस बैंक्स ने क्या किया, स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। बट इसका उल्टा हुआ, when prices crashed in 1929 banks collapsed। जब प्राइसेस 1929 में एकदम डाउनफॉल में चले गए, यानी 1929 में स्टॉक मार्केट में जो भी शेयर्स थे उन सभी के प्राइसेस एकदम से गिरे और इससे बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल लॉस फेस करना पड़ा किसे, यूएसए के बैंक्स को, इन्वेस्टर्स को। जितने भी लोगों ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा था उतने लोगों को सफर करना पड़ा, उनकी सेविंग्स खत्म हो गई। उन्होंने सारी सेविंग्स इन्वेस्ट कर दी ये सोच के कि उन्हें इन रिटर्न ज्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, उनकी सारी सेविंग्स खत्म हो गई और एक तरह से उन्हें इकोनॉमिकल लॉस हुआ। एक्स्ट्रा प्रॉफिट तो नहीं मिला, बल्कि जो सेविंग्स उनके पास थी वो भी छिन गई उनसे। डिपेंडेंस ऑन यूएस लोन्स, हमने देखा था कि वर्ल्ड वॉर 1 जब खत्म हुआ उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज रिकवर करना स्टार्ट कर चुकी थी, खुद को दोबारा से एक तरह से रिकवर कर रही थी, अपनी इकोनॉमी को दोबारा से बढ़ाने की कोशिश कर रही थी यूरोपियन कंट्रीज। तो उसके लिए उन्हें पैसों की जरूरत थी। अब वॉर में उनका सारा पैसा चला गया, उन्होंने क्या किया, यूएसए से लोन लिया कि हम अपना रिकंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, हम दोबारा से रिकवर करना चाहते हैं, अपनी पोजीशन दोबारा से बेहतर करना चाहते हैं वर्ल्ड वाइड, तो इसलिए हमें पैसा चाहिए। तो यूएसए ने इन्हें लोन दे दिया यूरोपियन कंट्रीज को, ये अभी तक हमने देखा था। अब क्या हुआ, मेनी यूरोपियन कंट्रीज बोरोड फ्रॉम यूएस बैंक्स फॉर पोस्ट वॉर रिकवरी, यानी वॉर के बाद यूरोपियन कंट्रीज ने पैसा लिया यूएसए से लोन लिया अपनी रिकवरी के लिए। आफ्टर 1929 यूएस रिकॉल्ड लोन्स, यूरोप्स इकोनॉमी कोलैप्स्ड। अब 1929 में जब स्टॉक मार्केट एकदम डिक्लाइन हो गई, स्टॉक मार्केट में सारे शेयर्स के जो प्राइसेस थे वो एकदम डाउनफॉल में चले गए, तो उससे क्या हुआ, यूएसए के जो बैंक्स थे वो कोलैप्स हो गए। यानी यूएसए के बैंक्स और इन्वेस्टर्स, उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा था स्टॉक मार्केट्स में, अब उनका सारा पैसा वहां पे चला गया है, डूब गया है, एक तरह से उनका सारा पैसा डूब गया है। तो अब वो लोन तो दे नहीं सकते, लेकिन अब उन्होंने ये डिमांड रखी, यूएसए के जो बैंक्स थे उन्होंने कह दिया यूरोपियन कंट्रीज से कि आपको हमने जितना भी लोन दिया था अब आप वो हमें वापस करो। यूएसए की इकोनॉमी अब खतरे में थी, तो यूएसए ने अपनी इकोनॉमी को बचाए रखने के लिए क्या किया, अब उनसे जितने भी कंट्रीज को यूएसए ने लोन दिया था उन कंट्रीज से वापस से लोन रीपे करने की डिमांड रखी यूएसए ने। यूएसए अपनी इकोनॉमी बचाना चाहता था इसीलिए। तो अब यूएसए लोन तो नहीं दे सकता है उन कंट्रीज को, लेकिन जितने भी कंट्रीज को उसने लोन दिया था उन सब से वापस लोन्स रीपे करने की डिमांड रख रहा है यूएसए। तो इसकी वजह से क्या हुआ, यूरोप की जो इकोनॉमी थी वो कोलैप्स हो गई और डिक्लाइन में चली गई। उन्होंने पैसा मांगा था यूएसए से कि हम रिकवरी करेंगे, लेकिन अब यूएसए उन्हें लोन तो नहीं दे सकता है बल्कि उनसे दोबारा पैसा मांग रहा है, जिस वजह से वो अपनी रिकवरी नहीं कर पाए, दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन नहीं कर पाए और इस वजह से यूरोप के जो इकोनॉमी थी वो डिक्लाइन में चली गई। कॉन्सिक्वेंसेस, अब इन सब चीजों के क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकले, रिजल्ट क्या निकले, वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्रियल कोलैप्स। वर्ल्ड वाइड यानी ग्लोबल लेवल पे इंडस्ट्रीज खत्म होती चली गई,
वो कैसे? फैक्ट्रीज शट डाउन, अनएम्प्लॉयमेंट रोज। हमने देखा था कि ओवर प्रोडक्शन हो गया फैक्ट्रीज में भी, वहां पे ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बन गए, प्रोड्यूस हो गए, लेकिन कंज्यूमर्स बहुत कम थे। तो इस वजह से क्या हुआ, फैक्ट्रीज बंद होने लगी। जब उनके प्रोडक्ट सेल ही नहीं हो रहे हैं, जब लोग खरीद ही नहीं रहे हैं, तो फैक्ट्रीज की इनकम भी जनरेट नहीं हो रही है। और जब उनकी इनकम जनरेट नहीं हो रही है और साथ ही साथ इन फैक्ट्रीज के जो मालिक थे, ओनर्स जो थे, उन लोगों ने भी इन्वेस्ट कर रखा था स्टॉक मार्केट में, और जब उनका पैसा डूबा, सेविंग्स खत्म हो गई, तो ये फालतू में और पैसा खर्च नहीं करना चाहते थे। अब खुद सोचो, अगर इनके पास सारी सेविंग्स खत्म हो गई हैं, तो फैक्ट्रीज भी ऐसी थोड़ी चलेंगी, फैक्ट्रीज में भी तो इन्वेस्ट करना पड़ता है। इनके पास कोई सेविंग्स नहीं बची है, तो ये अपनी फैक्ट्रीज में कहाँ से इन्वेस्ट करेंगे? तो इनकी फैक्ट्रीज बंद हो गई और अनएम्प्लॉयमेंट जैसे सिचुएशंस खड़ी हुई, काफी लोग बेरोजगार हो गए। फैक्ट्रीज के बंद होने से काफी लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, बेरोजगार हो गए। Bank failures. Thousands of banks closed in the USA and Europe. बैंक फेलियर्स, अब बैंक्स ने तो इन्वेस्ट कर ही रखा था स्टॉक मार्केट्स में, तो यहाँ पे क्या हुआ है, बैंक्स कोलैप्स हो गए और थाउजेंड्स ऑफ बैंक्स यानी हजारों बैंक बंद हो गए यूएसए और यूरोप में। इंटरनेशनल ट्रेड डिक्लाइन, इंटरनेशनल ट्रेड जो हो रहा था, यानी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो हम प्रोडक्ट सेल कर रहे थे, ग्लोबल ट्रेड जो चल रहा था, वो भी कम हो गया। वो कैसे? ग्लोबल एक्सपोर्ट्स फेल बाय नियरली 50%, करीबन 50% कम हो गए एक्सपोर्ट्स, यानी पहले जितना भी एक्सपोर्ट हुआ करता था ग्लोबली, उसका आधा होने लगा, यानी अब ट्रेड में भी हमें फर्क देखने को मिल रहा था। इससे पता चलता है कि ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे हर एक फील्ड में हमें डिक्लाइन देखने को मिला, चाहे सेकेंडरी सेक्टर हो या प्राइमरी सेक्टर हो। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चरल गुड्स का ओवर प्रोडक्शन हो गया, और इंडस्ट्रीज में, सेकेंडरी सेक्टर में हमें मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का ओवर प्रोडक्शन देखने को मिला, और दोनों से ही इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स राइज हुई, लोगों को सफर करना पड़ा, पॉवर्टी जैसी सिचुएशंस आ खड़ी हुई, और स्टॉक मार्केट में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करने की वजह से और स्टॉक मार्केट के शेयर्स के प्राइस गिरने की वजह से यूएसए और यूरोप के बैंक्स भी बंद हो गए। लेकिन सिर्फ इतने ही नहीं, और भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है। ग्रेट डिप्रेशन के और भी बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस थे, बहुत ज्यादा इसके आउटकम्स बहुत सारे निकल के आए, उनमें से 3 अभी हमने डिस्कस करे और बाकी के ये रहे। एग्रीकल्चरल क्राइसिस डीपन, फार्मर्स लॉस्ट लैंड, रूरल पॉवर्टी इंक्रीज्ड। एग्रीकल्चरल क्राइसिस जो है वो और ज्यादा डीप हो गया, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स नहीं बिक पा रहे थे, लोगों के सेल नहीं हो पा रहे थे एग्रीकल्चरल गुड्स, और इसी वजह से बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा लोकल पीपल को, लोकल सिविलियंस को, और इसी की वजह से रूरल पॉवर्टी बढ़ती चली गई, गांव के एरिया में खास करके गरीबी बढ़ती चली गई, और लोगों की जो जमीन थी वो उनसे छिनती चली गई। अब उनके पास पैसा नहीं है, तो रूरल एरियाज में तो मेन प्रॉपर्टी क्या होती है लोगों की? उनके एग्रीकल्चरल फील्ड्स, उनके जो खेत होते हैं वो लोगों की मेन प्रॉपर्टी होते हैं रूरल एरियाज में। तो लोगों ने अपनी जमीन बेचनी शुरू कर दी, जिससे कि उनके पास थोड़े पैसे आ सके। तो इस टाइप से लोगों को गरीबी का सामना करना पड़ रहा था, उन्हें अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी पड़ रही थी पैसों के लिए। मास अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रीज शट डाउन होने लगी, फैक्ट्रीज बंद होने लगी, तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा, यानी बेरोजगारी बढ़ने लगी। ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स जो थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए, बेरोजगार हो गए। कॉलोनीज अफेक्टेड, अब ये जो कुछ भी चल रहा है यूरोप में, यूएसए में, उसका इम्पैक्ट हमें उनकी कॉलोनीज पे भी देखने को मिला। जिन देशों पे ये लोग रूल किया करते थे, यूरोपियन नेशन, जो यूरोप के जो देश थे, उन्होंने जिन दूसरे देशों को अपना गुलाम बना रखा था, तो उनकी जो कंट्रीज थी, वो जो कॉलोनियल कंट्रीज थी, वहां भी हमें नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखने को मिले। वो कैसे? इंडियाज एक्सपोर्ट क्रैश्ड, अगर इंडिया के एक्सपोर्ट की बात की जाए तो वो एकदम बर्बाद हो गया था। रॉ मटेरियल्स हमें लेकर के जाने हैं, उनके पास, ब्रिटिशर्स के पास, मान लो हमें रॉ मटेरियल्स ले जाने हैं, रॉ मटेरियल्स का हम एक्सपोर्ट किया करते थे। जब वर्ल्ड वॉर 1 था उस टाइम पे बहुत ज्यादा हम लोग एक्सपोर्ट करने लगे थे रॉ मटेरियल्स, लेकिन फिर धीरे धीरे जो ब्रिटेन के जो यूरोपियन नेशंस थे, जो दूसरे यूरोपियन नेशंस थे, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, तो हर जगह क्या हुआ, वहां पे उन्होंने खुद का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया। वो कंट्रीज धीरे धीरे सेल्फ सफिशिएंट होने लगी और खुद फार्मिंग वगैरह करने लगी, खुद का खाना खुद प्रोड्यूस करने लगी। तो इसकी वजह से जो इंडियन फार्मर्स थे, जो एक्सपोर्ट किया करते थे वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे, जो पैसा कमाया करते थे एक्सपोर्ट करके फूड मटेरियल्स को,
अब उनकी दुकान चलनी बंद हो गई, यानी अब फार्मर्स को लॉस होने लगा। जब यूरोपियन कंट्रीज खुद सेल्फ सफिशिएंट हो गई, जब खुद का प्रोडक्शन कर रही थी, अब उन्हें इंपोर्ट करवाने की जरूरत नहीं थी, तो उसका नुकसान उन लोगों को भुगतना पड़ा जिन लोगों ने वर्ल्ड वॉर 1 में खूब पैसा कमाया उन कंट्रीज को एक्सपोर्ट करके। Peasants suffered due to low prices and heavy taxes. Peasants यानी दोबारा वही फार्मर्स, किसानों को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा क्योंकि अब ओवर प्रोडक्शन हो गया था, बहुत ज्यादा खाना था हमारे पास और खाने वाले लोग कम थे। इस वजह से एग्रीकल्चरल गुड्स के प्राइसेस गिर गए और इसी वजह से फार्मर्स को अच्छे जो इनकम थी उनकी जनरेट नहीं हो पा रही थी, उन्हें अपने एग्रीकल्चरल गुड्स के बदले में पैसा नहीं मिल पा रहा था और ऊपर से उनके ऊपर हैवी टैक्स लगाए जा रहे हैं। कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटिशर्स जो थे, वो हैवी टैक्सेस लगा रहे हैं और फार्मर्स को उनके क्रॉप्स के बदले में अच्छे प्राइसेस भी नहीं मिल रहे हैं। तो इस वजह से एक ये क्रिटिकल सी सिचुएशन आके खड़ी हो गई थी उनके सामने कि उनपे हैवी टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। पहली बात, वो अपने सर्वाइवल के लिए पैसा नहीं कमा पा रहे और अब उन्हें एक्स्ट्रा टैक्सेस भी भरने हैं, तो इस वजह से उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन बुरी होती चली गई। इम्पैक्ट ऑन कॉलोनीज लाइक इंडिया। अब इंडिया पे इसका असर कैसे देखने को मिला? फार्मर्स कुड नॉट सेल प्रोड्यूस एट प्रॉफिटेबल प्राइस। फार्मर्स जो थे वो अपनी क्रॉप्स, अपने जो एग्रीकल्चरल गुड्स थे उन्हें अच्छे दाम पे नहीं बेच पा रहे थे। उनके क्रॉप्स के यानी उनके जो फसल थी उसके जो दाम है वो गिर चुके थे, यानी उनके क्रॉप्स के जो प्राइसेस थे वो गिर चुके थे, जिस वजह से इन्हें बेनिफिट नहीं हो रहा था फार्मर्स को। इन्हें अच्छे पैसे यानी अच्छा खासा अमाउंट नहीं मिल रहा था अपनी क्रॉप सेल करने के बाद। डिस्पाइट पॉवर्टी, कॉलोनियल गवर्नमेंट डिड नॉट रिड्यूस टैक्सेस। अब इतनी गरीबी के बाद भी जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी यानी जो ब्रिटिशर्स थे, वो ये सब चीजें नोटिस कर रहे थे कि हाँ, इंडिया में पॉवर्टी बढ़ती जा रही है, लोगों की कंडीशन और ज्यादा बुरी होती जा रही है, लेकिन फिर भी जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने टैक्सेस कम नहीं करे क्योंकि वो ब्रिटेन में पैसा ले जाना चाहते थे, वो खुद का प्रॉफिट अर्न करना चाहते थे। इसीलिए वो बस सेल्फिश मोटिव के साथ उन्होंने हम पे हैवी टैक्सेस लगाए। हालांकि यहाँ की कंडीशंस ब्रिटिशर्स को भी पता थे कि यहाँ पॉवर्टी फेस कर रहे हैं लोग, उनकी एक तरह से इकोनॉमिकल कंडीशन बिगड़ती जा रही है, लेकिन फिर भी ब्रिटिशर्स ने टैक्सेस कम नहीं करे। रूरल डेब्ट्स एंड डिस्ट्रेस इंक्रीज्ड। रूरल डेब्ट्स यानी कि गांव के एरिया में जो लोग लोन ले लिया करते थे, तो इसके वजह से लोग डेब्ट्स यानी कर्ज में दबते चले गए और लोगों को इसी वजह से काफी ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। वो डेब्ट्स में, कर्ज में फंसते चले गए, लेकिन उनके पास एग्रीकल्चरल गुड्स से उतना पैसा नहीं आ रहा है, उनके पास पैसा आ नहीं रहा है, इस वजह से उन्होंने लोन लिए। अब लोन ले तो लिया, लेकिन जब उनकी इनकम ही जनरेट नहीं हो रही है तो वो लोन रीपे नहीं कर पा रहे थे, तो इस वजह से उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट हो गया था। इंडस्ट्रियल वर्कर्स लॉस्ट जॉब्स एज डिमांड फॉर गुड्स फेल। इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो थे उन लोगों ने एक तरह से उन लोगों की जॉब चली गई। जब लोगों की डिमांड कम हुई, जब लोगों को उतने प्रोडक्ट्स चाहिए ही नहीं, कंज्यूमर्स उतने नहीं हैं, तो प्रोडक्शन भी उतना नहीं करना है हमें। हम बल्क में प्रोडक्शन करके क्या करेंगे जब कंज्यूमर ही नहीं है, खरीदने वाला इंसान नहीं है, तो हम प्रोडक्शन करके क्या करेंगे। इसी वजह से इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे उन्होंने वर्कर्स को काम पे से निकाल दिया और काफी सारे वर्कर्स जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हो गए। ये वो सिचुएशन थी जो हमें इंडिया में देखने को मिली। इंडिया के एक्सपोर्ट पे असर पड़ा, इंडिया के जो फार्मर्स थे उन्हें सफर करना पड़ा, टैक्सेस उन पे हैवी टैक्सेस इम्पोज किए गए। हालांकि ब्रिटिशर्स को सारी कंडीशन पता थी, तब भी उन्होंने टैक्स कम नहीं करे और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो थे उनकी भी जॉब छिन गई थी उनसे। तो चाहे इंडस्ट्रियल वर्कर हो चाहे फार्मर हो, सभी की कंडीशन बिगड़ती जा रही थी ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे। अब इसका नाम ग्रेट डिप्रेशन इसीलिए ही है क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक डिक्लाइन देखने को मिला। सोसाइटी का हर एक जो सेक्टर है उसमें हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। इकोनॉमी नहीं राइज कर रही थी, बल्कि एकदम से इकोनॉमी में हमें बहुत तेजी से ड्रॉप देखने को मिला। रिकवरी, द डिप्रेशन कंटिन्यूड थ्रू द 1930s। ये जो डिप्रेशन था, ग्रेट डिप्रेशन, वो 1930s तक चला। शुरू हुआ 1929 में वॉल स्ट्रीट क्रैश की वजह से, और उसी के बाद यानी स्टॉक मार्केट में जो भी शेयर्स थे उनके प्राइसेस एकदम से गिरे और वहां से ये वॉल स्ट्रीट क्रैश के बाद से ही ये स्टार्ट हुआ ग्रेट डिप्रेशन 1929 में और चला कब तक, 1939 तक।
1939 में एक और इवेंट जुड़ा हुआ है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो 1939 से 1945 तक हुआ था। Recovery came only with the Second World War in 1939 when demand for goods rose again due to war production. अब ग्रेट डिप्रेशन से हम लोग रिकवर कब कर पाए? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे दोबारा से वही सिचुएशंस क्रिएट हुई वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम वाली। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दोबारा से डिमांड्स बढ़ने लगी। जो कंट्रीज सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ रही थी उन कंट्रीज में दोबारा से डिमांड बढ़ने लगी फूड क्रॉप्स की और रॉ मटेरियल्स की और साथ ही वेपन्स की। दोबारा से डिमांड जैसी ही बढ़ी तो दोबारा वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज ने अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया, जिससे कि वो सप्लाई कर सकें फूड आइटम्स, वेपन्स, ये सब सप्लाई कर सकें वॉर में लड़ रहे कंट्रीज को और प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो जैसे ही डिमांड बढ़ी तो दोबारा से प्रोडक्शन भी बढ़ा और यहाँ पे हमें थोड़ा एक तरह से रिकवरी देखने को मिली थोड़ी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद से, जब 1929 में डिप्रेशन आ गया। 1929 में वर्ल्ड वॉर 1 का जो इम्पैक्ट था वो बहुत लंबे समय तक रहा। 1918 में खत्म हो गया था वर्ल्ड वॉर 1, लेकिन फिर क्रॉप फेलियर हमें देखने को मिला, उसके बाद क्रॉप का ओवर प्रोडक्शन भी हमें देखने को मिला। तो ऐसी सिचुएशंस की वजह से एक तरह से इकोनॉमी बहुत ज्यादा इम्बैलेंस में रही और 1920 में फाइनली ग्रेट डिप्रेशन आया, बहुत तेजी से इकोनॉमी डिक्लाइन होती चली गई और 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया तब दोबारा से वॉर में लड़ रही कंट्रीज की डिमांड बढ़ी और डिमांड जैसे ही बढ़ी तो जो लोग प्रॉफिट अर्न करना चाहते थे, जो कैपिटलिस्ट थे, उन लोगों को दोबारा से मौका मिला कि वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा दें। डिमांड के बढ़ने से उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ा दी और जिस वजह से वो रिकवरी कर पाए अपनी, उन्होंने दोबारा से अपने प्रोडक्ट सेल करना शुरू किया वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ रही कंट्रीज को और वहां से प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट किया। इससे दोबारा हमें इकोनॉमी में राइज देखने को मिला, यानी दोबारा से लोगों की जो कंडीशन है वो सुधरने लगी थी। 1939 तक ग्रेट डिप्रेशन चला, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शुरू होने के साथ ग्रेट डिप्रेशन खत्म हो गया। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल्ड नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।